अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में इनिशियली हम कुछ सियासत की बात करेंगे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे जो नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से आई थी, वो कामयाब हो चुकी है। अब PMLN की तरफ से जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बनेंगे वो होंगे शहबाज शरीफ साहब, और इनका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। बेसिकली सियासी जो बात हम करेंगे वो उसका इम्पैक्ट जो हमारी स्टॉक मार्केट पे आएगा उसके हवाले से होगा। इसी तरह इसी वीक के अंदर हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट्स, और अब इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं 12.25, तकरीबन 12.25%। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट और किन सेक्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, इसे भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है और हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा मीन रिवर्जन क्या है, मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये एक आपके लिए लर्निंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मटेरियल मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि सेक्टर्स कौन कौन से होंगे जिन्हें हमें फोकस करना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के नो कॉन्फिडेंस मूव जो PDM की तरफ से आई थी वो कामयाब हो गई है। इमरान खान साहब अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। जो नो ट्रस्ट वोट था वो उनके अगेंस्ट में तकरीबन 174 लॉ मेकर्स ने उनके अगेंस्ट में वोट किया, और जिसकी वजह से वो स्टेप डाउन अब हो चुके हैं। कैसर साहब, असद कैसर साहब स्पीकर साहब और नेशनल असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने भी स्टेप डाउन कर लिया है। अब बेसिकली कुछ हम सियासत की बात करेंगे, बट उसके अंदर से जो पहलू हमने निकालना होगा वो हमें स्टॉक मार्केट को देखते हुए पहलू निकालना होगा कि इसका सियासत के जो भूचाल आया है इसका हमारी मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट होगा और क्यों होगा। बेसिकली अभी ये तो हमें पता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो ये क्या होगा जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। हम थोड़ी सी सियासत की पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब को जो निकाला गया है, तो अगर आप देखें तो जितनी सारी भात की जितनी अपोजिशन पार्टियां थी, 13-14 अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दिया है, और इनमें से जो लोग टूटे भी हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, जो खुद PM साहब ने फरमाया था कि एक बाहर की एक्सटर्नल एक पावर है जो मुझे निकालना चाहती है, और कुछ लेटर की जो बात चल रही थी। उसी के बाद आप देखें एक सिलसिला और एक कड़ी आप जोड़ते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रिप्टेड प्लान लगता है। बादियों नज़र में बज़ाहिर ये पूरा एक स्क्रिप्टेड प्लान है जिसके अंदर इनके अपने ही PTI के जितने अरकान थे, कुछ आई थिंक कोई 20-24 के करीब कुछ अरकान थे जिनको तोड़ा गया। फिर इन्हीं के अंदर से जो है वो जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बहुत करीबी दोस्त थे उन्होंने भी दगा दिया उनको। इनके जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब ने 63A के जो पिटिशन दायर की सदारती रेफरेंस, उसमें तो कोई फैसला आता नहीं है और डेली की बुनियादों के ऊपर कोई भी सुनवाई उस तरह नहीं होती। बट जैसे ही 3 अप्रैल को जो एक एक्ट किया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतवार को भी खुल जाता है, अज खुद नोटिस भी हो जाता है, बहुत जल्दी समात भी उसकी हो जाती है। फिर न सिर्फ उसको अनडू किया जाता है और वापस से PM साहब को जो एक्स हो चुके थे PM साहब और PTI की वापस गवर्नमेंट आती है। फिर अभी जो लास्ट हमने देखा 9 तारीख को सैटरडे के दिन, यानी सुप्रीम कोर्ट उनको ये बताती है कि पूरी पार्लियामेंट इतने बजे खुलेगी, ये एजेंडा होगा और इतने बजे तक उसको कंप्लीट करना होगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पूरा एक मेन्यू दे दिया जाता है। और जब हमने ये देखा कि रात को 11 बजने वाले होते हैं, 10 बज चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद पता चलता है कि जी वापस से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और इस्लामाबाद के भी चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी पहुंच गए हैं कि बस अब जैसे ही 12 बजेंगे तो हमने फ़ौरन सुनवाई शुरू कर देनी है और कंटेम लगा देनी है। एक पूरा एक सिलसिला आप इस तरह अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्योरली एक स्क्रिप्टेड लगता है कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी अलाइज पार्टीज़ हैं वो भी साथ छोड़ देती हैं और एक तरफ दूसरी तरफ चली जाती हैं।
बेसिक जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो अगली बात है वो बेसिकली हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ। जो बेगर्स आर नॉट चूजर्स हैं, अब उन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बन जाएंगे आई गेस 1-2 दिन के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर, बाय मंडे आई गेस प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो अभी आप देखें एक सिलसिला, एक कड़ी हमें ये जुड़ते हुए नजर आती है कि पूरा आखिर का ये जो पूरा साल गुजरा है इसके अंदर हमारी स्टॉक मार्केट नहीं चली, बावजूद इस बात के कि बहुत अच्छा लास्ट ईयर बजट दिया गया फिर भी नहीं चली, और गिरते 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 मार्केट आपने देखा कि पूरा एक साल जो लास्ट गुजरा है उसके अंदर स्टॉक के प्राइसेस के अंदर बेइंतहा हमने कमी देखी और स्टॉक की प्राइसेस बहुत नीचे की तरफ गिरी हैं। अब क्या ये गवर्नमेंट का जाना, मार्केट इसे किस अंदाज में देखेगी, उसके हवाले से कुछ हिंट तो आप दोस्तों को बताया। लास्ट जो हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी आज से तकरीबन 13 दिन पहले, तहरीक अदम एतमाद जब आई थी, और अप्रैल फूल आपको बताया था कि अब एक ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग बोलेंगे कि मार्केट अभी क्रैश होने वाली है, ये बेसिकली अप्रैल फूल होगा। यहाँ पर जो पॉइंट हमने इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी वो हमने 2 पॉइंट बेसिक डिस्कस किए थे। एक तो ये कि आप दोस्तों को बताया था कि अब हम देखेंगे कि नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों ना आ जाए, बट अब आपको ऐसा दिखेगा कि नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद मार्केट नहीं गिरेगी। और हमने ये डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर दूसरा पॉइंट भी कि अब आप देखेंगे कि और अगर गिरी भी तो वो फौरन बाइंग हो जाएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि अब हम वॉल्यूम को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। ये पूरा कर्क है इस पूरी वीडियो का। तो जो बेसिकली जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि अब हम ये देखेंगे कि जिस तरह अभी आपने देखा 174 का डॉलर था मौजूद, और फिर हमने ये देखा कि बड़े तेजी के साथ आखिर में आकर 189 का भी अपना डॉलर ने हाई लगा लिया। लेकिन अब जब बेगर्स आर नॉट चूजर्स की जो PMLN की अब जो प्राइम मिनिस्टरशिप आएगी और तमाम ये PDM की जमातें मिलकर एक बनाएंगी हुकूमत, तो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट अभी लेगी। एक तो इमरान खान साहब के जाने का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लेगी और क्या इनके आने का पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगी, वो बेसिकली मुझे डिस्कस करना है इस पूरी सियासी बातों के दरमियान में से। लगता यही है कि जो ये गवर्नमेंट आएगी ये डेफिनेटली अब आप देखेंगे कि डॉलर का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे कंट्रोल होगा। हम ये देखेंगे कि अब IMF की जो बड़ी कड़ी शराइत इमरान खान साहब के साथ थी, जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जो रशिया तशरीफ़ लेके चले गए थे, और ये बात जब ख़त में जो मुबैना ख़त जिसमें कहा गया है इमरान खान साहब की तरफ से बताया गया कि अगर तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा तो पाकिस्तान को जब माफ़ कर दिया जाएगा, तो अगर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा इसका मतलब ये होगा कि अब डॉलर की फरावानी, मार्केट में सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, IMF की जो कड़ी शराइत थी वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी, कोई बेल आउट पैकेजेस पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे, FATF की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए नरम रवैया अख्तियार हो जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। ऐसी कुछ अलामतें आ सकती हैं। क्यों? इसलिए कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो ये एक बेसिक एक थीम बनता हुआ दिखता है कि जब यहाँ पर PMLN की एक तो हिस्ट्री भी मौजूद है। हिस्ट्री क्या है मार्केट में कि जब PMLN की गवर्नमेंट आती है तो मार्केट उसको चीयर अप करती है, मार्केट ये समझती है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बेसिकली ये समझते हैं कि जी ये इनकी गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली होगी, तो मार्केट उसको ऊपर की तरफ लेके चले जाती है, स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये एक तो प्रीवियस हिस्ट्री भी मौजूद है, और प्लस जो एक सिनारियो बन रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हो गई, इतनी 14 पार्टियों को मिलाकर गवर्नमेंट का बनाया जाना, और सुप्रीम कोर्ट का रातों को खुल जाना अचानक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अचानक, और चीफ जस्टिस साहिबान का अचानक आ जाना, ये कुछ ना कुछ एक स्क्रिप्टेड लगता है, जिसकी वजह से लगता है कि कुछ इन्फ्लोज अब मार्केट के अंदर आना शुरू होंगे। ये जो बेसिक जो कर्क था इस पूरी सियासी गुफ्तगू का, मैं सियासत पे गुफ्तगू कभी करी नहीं आज से पहले, आपको पता है जितने भी फॉलोवर्स हैं, बट जो मुझे इस पूरी सियासी गुफ्तगू से जो मेरे लिए स्टॉक मार्केट के हवाले से जो पॉइंट है वो ये था जो मैंने आखिर में आपके साथ डिस्कस किया। तो ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर अब इनफ्लोज आएंगे।
तो ये एक मार्केट इसे बेसिकली पॉजिटिव ट्रिगर लेगी इस सेंस में भी कि जो अनसर्टेनिटी थी लास्ट वीक तक कि जी कभी लगता था कि हुकूमत का पल्ला भारी है, कभी लगता था गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन का पल्ला भारी है। अगर इमरान खान साहब ने कोई मूव ली भी थी जो बाद में रूल आउट हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हमने देखा कि उसी के बाद ही मार्केट नीचे 1250 पॉइंट इस वीक के अंदर ही हमने देखा था कि मार्केट 1250 पॉइंट नीचे गिर गई थी इस लास्ट वीक के अंदर। तो ये एक और ये भी आप चीज देखेंगे कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने पॉइंट कितने जोड़े थे। पूरे वीक के अंदर आपको देखेगा कि मार्केट ने तकरीबन जो गैप डाउन ओपनिंग की थी 1250 की, उसमें से हाफ रिकवर कर लिया, यानी 700 पॉइंट रिकवर कर लिया और तकरीबन 700 पॉइंट ही नेगेटिव साइड पे मार्केट ने वीकली की क्लोजिंग दी थी। यानी एक बेसिकली डॉजी कैंडल थी। मार्केट वेट कर रही थी अभी कि अब क्या आता है जिसके बाद मार्केट अपनी नई डायरेक्शन सेट करे। तो बाजार ये लगता है कि ये एक मार्केट इसको चेयर अप करेगी और पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है। उसकी रीजन हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस कर ली थी। जो एक और पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट का के अंदर बढ़ोतरी हो गई है और 250 बेसिस पॉइंट इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी और उसके लिए शेड्यूल मीटिंग नहीं थी स्टेट बैंक की, ये इमरजेंसी मीटिंग थी और जिसमें 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए। तो अब इंटरेस्ट रेट जो हो गया है वो हो गया 12.25%। इसका ऐलान तकरीबन 3 दिन पहले स्टेट बैंक की तरफ से रजा बाकर साहब गवर्नर साहब की तरफ से किया गया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जी 250 बेसिस पॉइंट हम बढ़ा रहे हैं और इन्फ्लेशन हमें लगता है और वर्ल्ड वाइड जो एक जो रिस्की एलिमेंट है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे रीजन बिला बिला उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि जी अब हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया 12.25%। इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट लेगी आप ये देखेंगे कि इनिशियली मार्केट जो नेक्स्ट वीक हमारा अभी स्टार्ट होगा बाय मंडे, तो मंडे से ऐसा लगता है कि मार्केट इसको पहले कम से कम 1-2 दिन जो है वो पहले चेयर अप करेगी और मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगी जिसके अंदर वो वाले स्टॉक, वो वाले सेक्टर, वो वाली कंपनीज जिनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से और उनकी बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, इनिशियली पहले वो भी ऊपर जाएं। बट वहां पर वो ऊपर जाएंगे तो उसके बाद फिर उन स्टॉक के अंदर, उन सेक्टर के अंदर सेलिंग आ सकती है जिनका इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से नेगेटिवली उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। चूंकि इनिशियली तो पहले उसको चेयर अप होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, गैप अप ओपनिंग करेगी, बट उसके बाद जब सेटल डाउन होगी तो फिर उसके बाद वो वाले सेक्टर उस तरह का आउट परफॉर्म नहीं करेंगे जिनके ऊपर डेट ज्यादा है, जिनके लोन ज्यादा हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त हम ले सकते हैं हमारा सीमेंट का सेक्टर। इसके अंदर भी बेशुमार अलग अलग कंपनीज हैं जिनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, जिनका कम होगा उनके ऊपर कम होगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सिर्फ ये नहीं कि 1-2 दिन ऊपर गए, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि बाद में उनके अंदर सेटल डाउन होगा और उनके अंदर फिर भी हम देखेंगे कि वो उस तरह का आउट परफॉर्म ना करें शायद जिस तरह के दीगर और सेक्टर करेंगे। वो कौन से होंगे वो आखिर में भी हम डिस्कस भी कर लेंगे कि सेक्टर वाइज आपने कैसे देखना है और मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी। इसके बाद अब हम डायरेक्टली चलते हैं जरा मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। कुछ सियासी बात हो गई, इंटरेस्ट रेट की, कुछ इकोनॉमी की बात हो गई। अब हम चलते हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मार्केट का करंटली स्ट्रक्चर है क्या। बट बिफोर वी मूव टू अवर चार्ट एनालिसिस, इस साल 2022 के तकरीबन आई गेस स्टार्टिंग के अंदर ही 2 जनवरी आई गेस डेट थी जिसमें हमने यहाँ पर 2022 के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ डिस्कस की थी। वो क्या डिस्कस की थी, थोड़ा सा पहले से 1-2 मिनट का शॉर्ट क्लिप हम सुन लेते हैं ताकि आगे बात समझना आसान हो जाए। ये 2 जनवरी की रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। बेसिक जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो वो एक खास और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड करती है।
अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता है तो वो लगातार ऊपर जाती जाती है, जब नीचे आना होता है तो वो लगातार नीचे ही आती जाती है, वो साइडवेज नहीं बनाती। जनरली जब मार्केट साइडवेज बनाती है तो वो एक रेंज के अंदर अपने आप को डिफाइन करती है कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही है। अब हम आगे देखते हैं कि जो एक थ्योरी है मंथली बेसिस पे, उसके अंदर अगर हम इलीट वेव को जोड़ें तो ये एक उसका फर्स्ट लेग कंप्लीट होती है 15,000 के लेवल पर 2001 से लेकर 2008 पे, फिर उसकी सेकंड एक करेक्शन आती है, करेक्शन वेव होती है, फिर अगेन इंपल्स मूव मार्केट स्टार्ट करती है, और फिर ये जो थर्ड वेव है, जो थर्ड इंपल्सिव मूव है मंथली बेसिस की, वो मार्केट अपना टच करती है अपना हाई 53,000 का, एंड देन फिर वापस से जो करेक्शन है ए बी और डब्ल्यू एक्स वाई की करेक्शन के हिसाब से मार्केट अपना जो बॉटम लगाती है वो 27,000 के ऊपर लगाती है, और अभी करंट मार्केट मौजूद है 44,600 के अराउंड में। तो अगर अभी हम देखें तो इसका मतलब जो मंथली बेसिस के ऊपर है, मार्केट को अपना ये जो प्रीवियस वाला हाई है जो थर्ड वेव का था 53,000 के अराउंड में, उसे एक दफा ब्रीच करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यह है मंथली बेसिस पे। अगर आप ये देखें, ये जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी मार्केट यहां पर साइडवेज के अंदर है, अगर आप देखें यही सेम पैटर्न 2015 और 16 के अंदर भी हुआ था, जो हम अपनी 3 अक्टूबर वाली वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं इस पैटर्न को। इसको तोड़ने के लिए क्या डेली के अंदर हमें क्या इंडिकेशन होगी वो हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी हम ईयरली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो अभी हमें ये समझना जरूरी है कि मार्केट बिल्कुल इसी तरह के एक साइडवेज चैनल के अंदर मौजूद है। एक चीज अगर आप नोट कीजिए वो ये है कि मार्केट ने पहले भी इसी तरह के साइडवेज चैनल बनाए थे। तो अगर मैं ये एक लाइन यहां पर मैंने खींची है, बल्कि मैं आपके सामने ये लाइन खींच के आपको दिखाता हूं कि अगर कितना टाइम मार्केट को लगता है जब एक रैली लेने के बाद, जिस तरह आप यहां पर देखें, यहां से भी एक जबरदस्त रिट्रेसमेंट की रैली ली, फिर मार्केट साइडवेज हो गई, तो कितना टाइम मार्केट को चाहिए, हम एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को कितना टाइम चाहिए कि वो कंसोलिडेशन पीरियड या साइडवेज पीरियड के अंदर वो रहे। तो अगर आप ये देखिए, ये मैंने एक लेंथ नापी है, और अगर इसकी मैं बात करूं इस लेंथ की, यही इसका एक रेप्लिका और कॉपी पेस्ट अगर हम करते हैं तो आपको दिखेगा पहले भी मार्केट ने जब साइडवेज चैनल बनाया था ऑलमोस्ट इतना ही टाइम मार्केट ने अब कंज्यूम किया था, लगाया था। फिर अगर यही चैनल का जो साइडवेज का चैनल है अगर मैं यहां पर भी लगाऊं तो वो भी आपको दिखेगा कि वो भी ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर बनता है। सो अगर इसी की कॉपी पेस्ट करते हुए हम कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि अभी क्या मार्केट की क्या पोजीशन है, तो अगर अभी आप देखें तो यही सेम ऑलमोस्ट इसी चैनल का तकरीबन अभी 2-3 महीने का पीरियड मार्केट को लग सकता है साइडवेज के अंदर ही। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली जो थोड़ा सा मैंने फास्ट वीडियो भी चलाई थी ताकि जल्दी जल्दी जो की पॉइंट है वो हम डिस्कस कर सकें। इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये एटलीस्ट 3 महीने का यहाँ पर टाइम बाकी है, 3 से 4 महीने लगेंगे कि जिसके अंदर मार्केट ये इसी एरिया पे पहले कंसोलिडेट करेगी। सो अभी हम देखते हैं कि पूरा जनवरी फरवरी मार्च पूरा गुजर गया और यही 3 महीने कंप्लीट हो गए, और अब जाकर ऐसी न्यूज़ आ रही है जो एक शायद पॉजिटिव ट्रिगर कर सकती है। बेसिकली ये जो न्यूज़ आ रही है ये मार्केट का स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे कि चूंकि ये एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ लग रहा है। लास्ट जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी उसमें भी ये डिस्कस किया था कि वैसे तो रमज़ान के अंदर काम करने का इरादा था नहीं, मेरा ग्रुप बनाने का भी इरादा नहीं था प्रीमियम मेंबरशिप का, बट लेकिन चार्ट कुछ ऐसे मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि चार्ट ऐसे बन रहे हैं कि जिसके अंदर चूंकि बेसिकली कंप्लीशन हो रही है उस पूरे स्ट्रक्चर की, तो हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मूव, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ ऐसी आएगी मार्केट में जिसकी बेस के ऊपर मार्केट चल जाएगी, तो मजबूरन हमें रमज़ान के अंदर भी काम करना पड़ रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि अब 3 महीने का जो एक सर्कल था, एक टाइम था, एक पूरा बॉक्स पैटर्न की कंप्लीशन होनी थी, वो ऑलमोस्ट अब एंड के ऊपर है। तो अब हम यहां से देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या है और अभी हमें लगता क्या है कि मार्केट क्या आगे मूव बना सकती है। करंटली अगर अभी हम बात करें तो अभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया है। ये जस्ट हमारी एक अजम्पशन, एक एंटिसिपेशन है, एक पास की हिस्ट्री है, एक जो एक समझें कि इनर एक फीलिंग है कि मार्केट इसको इस तरीके से ले सकती है, जिसकी एक अलामत हमने ये भी देखा कि ऑल्दो स्टेट बैंक की तरफ से 7 अप्रैल आई गेस अनाउंसमेंट हो गई थी कि जी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो गई और नेगेटिव आई थी जी 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। बट अगले दिन हुआ क्या,
आप देखें अगले दिन कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई बल्कि गैप अप ओपनिंग हुई, नंबर 1। वॉल्यूम अगर आप नीचे देखेंगे तो इस दिन, हालांकि फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन जनरली वॉल्यूम कम होते हैं, बट उसके बावजूद, और अब सोने पे सुहागा, रमज़ान का फ्राइडे और रमज़ान के फ्राइडे का टोटल 3 घंटे का काम, 10 से लेकर 1 बजे के दरमियान का। तो आप देखेंगे कि कम टाइम यानी 3 घंटे के अंदर भी गैर रमज़ान के मुकाबले में जो फ्राइडे को वॉल्यूम कम होता है उसके मुकाबले में भी बड़े ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं, एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम लगे इस 3 घंटे के अंदर भी। नेगेटिव न्यूज, हम अभी जो लास्ट हमने स्ट्रीमिंग की थी उसके अंदर यही 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे ना, कि अप्रैल फूल किस तरह बन सकेंगे। लोग बोलेंगे नहीं जी अब गवर्नमेंट गई तो नीचे गिर गई, तबाह हो जाएंगे हम। अगर गिरी थी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बेसिकली होगा, जिसके अंदर हमें अर्ली इंडिकेशन क्या मिलेगी, एक तो नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद मार्केट नीचे नहीं जाएगी, नेगेटिव न्यूज़ आती है 250 बेसिस पॉइंट की, नहीं जाती। इसके बाद वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन आप देखोगे कि बढ़ेंगे। तो फ्राइडे के कम टाइम होने के बावजूद भी हमने देखा कि वॉल्यूम क्या हुए, बढ़े। तो अब बज़ाहिर ये लगता है और टेक्निकली भी ऐसा लगता है कि मार्केट ने जो अपना एक वेव कंप्लीट करनी है वो वापस से इस मूविंग एवरेज 200 के अराउंड तक मार्केट आ सकती है। यानी यहाँ से तकरीबन हम कहें तो कोई 1000 पॉइंट के अभी मार्केट में तेज़ी हो सकती है और मार्केट इसे चीयर अप कर सकती है 1000 से लेकर 1500 पॉइंट तक की एटलीस्ट। इसके बाद यहाँ पर जाकर डिसाइड करेंगे कि इसके बाद मार्केट वहाँ पर जाकर क्या रिएक्ट करती है बेसिकली। अगर ये बात की जाए कि अभी इंडिकेटर्स वगैरह क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स तो अभी भी कूल ऑफ हैं, कोई बहुत ना नेगेटिव है। और अच्छा ये बात भी मैं बता दूं कि अभी भी मार्केट कोई बुलिश नहीं है, अभी भी मार्केट उसी, अगर मंथली बेसिस पे बात की जाए तो सेम उसी बॉक्स पैटर्न के अंदर है। अगर डेली बेसिस की बात की जाए तो अभी भी पैरेलल चैनल के इन बिटवीन है। जैसे कि आपको याद है मैं मल्टीपल टाइम इसको डिस्कशन में कर चुका हूँ, मूविंग एवरेज 200 का मल्टीपल टाइम, इस पैरेलल चैनल की सिग्निफिकेंस क्या थी और इसकी आपस में अभी क्या मुमासलत है, क्यों दोनों एक तरीके के लगते हैं, ये मैं पहले ऑलरेडी अक्टूबर 2021 की वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। यही बात फिर मैं ईयरली बेसिस पे जो हमने वीडियो बनाई थी 2 जनवरी को, उसके अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ और मल्टीपल टाइम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब तक कि यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट नहीं होता मार्केट का, वो ब्रेकआउट का लेवल क्या लगता है, वो एटलीस्ट 45,800 600 से लेकर 800 के इन बिटवीन का लेवल लगता है कि जब तक मार्केट इस चैनल के ब्रेकआउट सबमिट नहीं करेगी उस वक्त तक बहुत तेजी नहीं आएगी। बट ये उम्मीद जरूर हो सकती है कि अब इस दफा मार्केट यहां से जाकर ब्रेकआउट सबमिट कर सकती है, करेगी उस वक्त डिसीजन होगा, बट कर सकती है। चूंकि लेकिन चूंकि जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज से नीचे ही है और जब तक एटलीस्ट 2 से 3 दिन 4 दिन मार्केट ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं करती मूविंग एवरेज 200 से और ब्रेकआउट सबमिट नहीं करती, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, उस वक्त तक यहाँ पर मार्केट भी अभी भी बेरिश ही है। लेकिन लगता है ऐसा है कि इस दफा शायद मार्केट इसे ब्रेक कर सके। उसके कुछ रीजंस भी हैं, उस रीजन को बेसिकली मैं जोड़ दूंगा यहाँ पर जो मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी है उसके साथ। देखें होता क्या है कि आप पहले समझें कि जब आप हर एक चीज़ के एक मीन वैल्यू होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक अपनी उस मीन वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। जब ऐसी कोई सूरत बनती है ना कि कोई मीन लेवल यानी एक एवरेज लेवल, एक स्टॉक है मिसाल के तौर पर वो जनरली चलता है जी 15 रुपए के करीब, बट कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऊपर का एक न्यूज़ का फ्लो आता है या मार्केट बुलिश होती है तो वो 15 वाली चीज़ अचानक आप देखते हो 60 रुपये हो गई जी, और जब बेरिश रैली आती है तो 15 वाली चीज आप देखते हो कि 4 रुपये हो गई। बट उसका एक मीन लेवल निकलता है जिसको हम मीन रिवर्जन वैल्यूएशन उसका नाम देते हैं। ये एक खास स्ट्रेटेजी होती है जिसके जरिए से भी पैसा कमाया जाता है। मुझे ये लगता है कि चूंकि
अच्छा, ये इंडेक्स की मैनेजमेंट क्यों हुई है, ये इसके ऊपर अलग से पूरी वीडियो है डेडिकेटेड ना। इंडेक्स मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने लाइव सेशन रखा था कि इंडेक्स मैनेजमेंट होगी, वो हो गई, यहाँ पर हमने देखा वो हो गई। अब आगे भी ऐसा लगता है कि अभी भी इंडेक्स की मैनेजमेंट होगी। आप सिर्फ इंडेक्स को देखकर ऐसा ना हो कि ऐसे स्टॉक जो जिसका ऊपर अभी इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट का, वो फिलहाल बाउंस लेंगे बट उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप ऐसा ना हो कि आप अपनी पोजीशन इंडेक्स को देखकर या इंडेक्स के ब्रेकआउट को देखकर उन स्टॉक के अंदर बना लो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अगर इंडेक्स यानी मार्केट चलेगी तो तमाम की तमाम मार्केट चलेगी और सारे स्टॉक चलेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। उसके लिए असल आपके लिए जो फोकस करने वाला होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक ही होंगे। उनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी पड़ेंगी कि कौन से स्टॉक के अंदर आप क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो, कौन से सेक्टर को आप चूज करते हो। इसमें से एक स्ट्रेटजी ये वही है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। इसको मैं आपको पहले एक मिसाल से भी आगे समझाता हूं, बट अभी पहले मैं इंडेक्स के लेवल अगर डिस्कस करना चाहूं तो वो मैं कर लेता हूं। यहां पर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43,700 के लेवल। मार्केट जब तक इससे ऊपर हो, यहां से आपको ऊपर खुला छोड़ देना चाहिए। कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट एटलीस्ट मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और लगता है ऐसा कि मार्केट जाएगी और इसे रीटेस्ट करेगी और शायद ब्रेकआउट भी सबमिट कर ले। चूंकि क्यों, इसकी रीजन क्या है? रीजन बहुत सारी रीजन, उनमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनवरी के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि एटलीस्ट 3 महीने का एक टाइम पहले कंसोलिडेशन का बाकी है। जब तक वो कंसोलिडेशन का टाइम नहीं होगा मार्केट नहीं चलेगी। तो आप देख रहे हो कि क्या चल गई, जनवरी नहीं चली, फरवरी नहीं चली, मार्च नहीं चली। अब ये पूरा एक साइकिल बेसिकली कंप्लीट हो गया। अब उसकी रीजन कोई भी न्यूज क्यों ना बन जाए, लेकिन चूंकि एक कंसोलिडेशन का चैनल कंप्लीट हो रहा है, कंसोलिडेशन का चैनल कंप्लीट हो रहा है, तो लगता है कि मार्केट इस कंप्लीशन के बाद ब्रेकआउट सबमिट कर सकती है। पहले क्यों मैं मना कर रहा था नहीं करेगी, वो इसलिए कि उसका 3 महीने का टाइम बाकी था और अब आपने देखा 3 महीने का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक चांस लगता है कि इस दफा मार्केट ब्रेकआउट सबमिट कर दे। चूंकि मैं अगर इंडेक्स को देखूं तो हमें यह दिख रहा है कि इंडेक्स ने नेकलाइन नहीं तोड़ी। मैं स्टॉक को देखूं तो स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर चुकी है। जब इंडेक्स ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक एटलीस्ट मीन की रिवर्जन जरूर करेंगे। अगर वो ब्रेकआउट ना भी दें बट वो मीन की रिवर्जन यानी एक पुल बैक, एक तगड़ा पुल बैक, एक तेज पुल बैक स्टॉक भी लेंगे। क्यों लेंगे? वो मीन रिवर्जन की वजह से लेंगे। मैं अब आपको थोड़ी सी मिसाल से समझाता हूं। अच्छा, पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया 43,700 से का आपका जो है ना वो स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर की तरफ खुला छोड़ दें। इसके अंदर एक लेग कंप्लीट हुई, थर्ड लेग कंप्लीट हुई। मुझे लगता है कि एटलीस्ट मार्केट को 45,600 से लेकर 45,800 तक एटलीस्ट एक दफा टेस्ट करना चाहिए, जाना चाहिए और इस न्यूज को यूज करना चाहिए। अब आ जाते हैं, मैं जो हमारा एक और पॉइंट है, मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैं जस्ट एक स्टॉक मैं एक बतौर मिसाल के एक स्टॉक आपके साथ सामने लेकर आ रहा हूं। ये नहीं है कि मैं इसी स्टॉक की कोई कॉल दे रहा हूं आपको, ये याद रखिएगा। चूंकि अभी मैंने तकरीबन कोई 20 से 25 के करीब स्टॉक की सिलेक्शन मैंने की है और आज रात को ही प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ मैं डिस्कशन करूंगा। हम लाइव सेशन रखेंगे अभी जूम के ऊपर और ये वो कॉल जो होंगी वो उन दोस्तों के लिए होंगी जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं। मैं आपको जस्ट एक, चूंकि मैं आपको एक वो नॉलेज देना चाहता हूं कि जिसके जरिए से आप खुद अपना डिसाइड कर सको। मिसाल के तौर पर कोई एक स्टॉक ले लेते हैं मीन रिवर्जन के लिए, लेट सपोज साजियो ले लेते हैं एक मिसाल के तौर पर। चले, हाँ, साजियो बहुत अच्छी मिसाल लगती है। एक चीज समझिएगा कि ये तकरीबन 200 के लेवल के ऊपर मौजूद था, अब ये तकरीबन 72 के करीब अभी ये फिलहाल मौजूद है, 72 रुपए के करीब ये मौजूद है, 72-74 रुपए के करीब। अब आप ये समझिएगा बेसिकली ये जो 200 की मूविंग एवरेज होती है ना, ये एक तरीके की यूं समझें कि कशिश सिकल है इसके अंदर, या कुछ मैग्नेटिक एक पावर होती है। ये पहले मैं आपको इंडेक्स में भी दिखाता हूं और फिर आकर वापस से इसी स्टॉक के अंदर भी दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर जब मार्केट बेयरिश भी होती है ना, जब बहुत ज्यादा टूट भी जाती है ना, तो उसको एक दफा किस करने के लिए, कैच करने के लिए एक दफा लाजमी पुल बैक लेती है और हॉवरिंग करती है इस मूविंग एवरेज 200
200 के अराउंड में। इसी तरह आप ये देखें जब बेयरिश मार्केट भी थी ना तो क्या हुआ, जब ड्रॉप भी होता था तो क्या करती थी मार्केट, एक दफा पुल बैक जरूर लेती थी, यानी अपने मीन को बेसिकली टेस्ट करने आती थी। फिर सेलिंग के बाद कोई नेगेटिव न्यूज भी आती थी, उसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता था जिसकी वजह से मार्केट वापस से मीन के पास आती है, फिर नेगेटिव न्यूज, फिर मीन के पास आती है। तो अभी क्या है, सेम इसी तरह जब अभी आप स्टॉक भी ले लो, मिसाल के तौर पर साजू है, अब इसका मीन मिसाल के तौर पर निकलता है जी तकरीबन कुछ नहीं तो 100 और 100 और 120 रुपए के करीब करीब इसका मीन बनता है। अभी ये कहाँ मौजूद है, अभी 70 रुपए, 72 रुपए, 74 रुपए के करीब ये मौजूद है। तो अब यहां पर यह मुमकिन होगा कि जो स्टॉक बहुत ज्यादा टूट चुके हैं वही स्टॉक अपने मीन लेवल को टेस्ट करने के लिए क्या करें, वो बाउंसेस लें। और मीन लेवल को टेस्ट करने के लिए वो जो बाउंस होगा वो 97, जिस तरह मिसाल के तौर पर साजू है, या एटलीस्ट 117 का लेवल है, 120 से आप एक रफ समझ लीजिए, ये वो लेवल होंगे जहां पर ये स्ट्रेटेजी हमारी है जिसको मैंने नाम क्या दिया, मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी, वो काम आ सकती है कि यहां से इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जाए और वो स्टॉक जो ब्रेकआउट के करीब भी हों और वो स्टॉक अपनी बेस भी बना रहे हों और वो अपने मीन लेवल से काफी नीचे हों, तो वो उसे कैच करने के लिए वो स्टॉक के उन स्टॉक्स के अंदर हम बाउंसेस देखें और या पुल बैक्स देखें, ताकि वो एटलीस्ट अपना मीन रिवर्जन कर लें, अपने मीन लेवल को एटलीस्ट वो टच कर ले। इस तरह के लिए आप बेशुमार स्टॉक के ऊपर आप देखो, इसमें वर्किंग करोगे तो आपको काफी सारे स्टॉक ऐसे दिख जाएंगे जो अपने मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी आप यूज करते हुए नीचे जाते हुए स्टॉक के अंदर भी अभी आप इस न्यूज को यूज करते हुए, पुल बैक को यूज करते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाओगे तो आपको एक अच्छा कैपिटल गेन अभी हासिल हो सकता है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली हासिल हो ही सकता है। बट क्या हम बुलिश रैली के लिए चले जाएंगे, वो उस वक्त तक हम नहीं कहेंगे जब तक कि हम ब्रेकआउट सबमिट मार्केट का नहीं कर लेते। ये एक पूरी बात हो गई, हमने डिस्कस कर लिया है कि मीन स्ट्रेटजी क्या है। रोजे के अंदर रिकॉर्डिंग बना रहा हूं तो काफी मुश्किल भी हो रही है अभी बनाने में। लास्ट पॉइंट के ऊपर की तरफ चलते हैं। सेक्टर कौन कौन से ऐसे होंगे जिससे आपको देखना चाहिए कि उनके अंदर आप काम कर सकते हो बाइंग साइड के लिए स्पेशली। देखिए सारे सेक्टर नहीं चलते, बट ब्लू चिप स्टॉक इस दफा बाउंसेस दे सकते हैं, उनको आप देख सकते हो अपनी बाइंग साइड के लिए। मिसाल के तौर पर मैं एक ओजीडीसी ले लेता हूं जी। ओजीडीसी अपने बिल्कुल सपोर्टिव जोन के पास मौजूद है। ये एक बाइंग यहाँ पर अपने इस सपोर्ट के पास 78 के करीब इसकी सपोर्ट बेस लाइन है, वहाँ पर आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि वो एटलीस्ट जब मीन तक के भी आएगा, यानी 85 से लेकर 87 के दरमियान तक का भी, तो आपको अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है। इस तरह बेशुमार स्टॉक हैं, वो तो मैं भी दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा, मेंबर्स के साथ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ तमाम दोस्तों को भी। तो आपको दिखेगा कि वो क्या करेंगे, वो अपना मीन को कैच करने के लिए, पीपीएल आप ले लो, वो अपने डबल बॉटम लगाने के बाद मीन को टच करने के लिए आ सकते हैं ये 76 और 78 तक। यहाँ पर आकर अपना आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है इन मीन रिवर्जन स्टॉक्स के अंदर भी, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। इस तरह अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे आपको स्टॉक दिखेंगे। बट मैं एक ओवरऑल बात कर लेता हूं कि रिफाइनरीज अच्छी लगती हैं, रिफाइनरीज आप देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, बट मजबूरी है कि मैं उसमें काम करता नहीं हूं, तो मैं उसके लिए हवाले से आपको मिसाल भी नहीं दे सकता। बट बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा लगता है, जो बेनिफिशियल भी है इंटरेस्ट रेट हाइक का भी, और वैसे भी उसके चार्ट अच्छे बने हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के। फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा लगता है, आईटी सेक्टर
अच्छा लगता है और अदर सेक्टर ये अच्छा लगता है। ये कुछ 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि ये इंडेक्स को उठाने की अब सलाहियत रखते हैं, चूंकि ये अब इसी के अंदर रिफाइनरीज के अंदर आप OMC भी ले लो, ENP ले लो, सॉरी ENP जो सेक्टर है, अब आप ये देखो ये एक हैवी वेटेज सेक्टर है, अपने डबल बॉटम के पास मौजूद है। अगर हम मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी को भी यूज करें, बॉटम के पास चूंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा और यहाँ पर जिस तरह का हम अजम्पशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये अपने मीन को टेस्ट करने के लिए आएंगे तो यही स्टॉक अपने उठाएंगे आपके इंडेक्स को भी। आप मिसालें खैर बहुत सारी हैं, मैंने एक जनरल सा आपका एक आइडिया बता दिया है। स्टॉक की सिलेक्शन अब आपको खुद देखनी होगी, कुछ सेक्टर की मैंने आपको बताया है कि आपको इसको देखना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लाइव सेशन रखें रमज़ान की रातों के अंदर जिसके अंदर स्टॉक आप तमाम दोस्त जो है वो स्टॉक का पूछें और फिर मैं उसका एनालिसिस करूं, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर मुझे बताइए। इरादा है कि रमज़ान की रातों के अंदर ही बन सकती है वीडियो, लाइव सेशन हम कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह लाइव सेशन में रखूँगा अभी रमज़ान के अंदर ही, और जो आपके स्टॉक है उनका एनालिसिस हम लाइव सेशन के अंदर करेंगे। जो दोस्त इंटरेस्टेड हो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर ज़्यादा लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह रखेंगे, नहीं है तो यही वीकली वीडियो आती रहेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।